हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ये चैप्टर नंबर 2 का सेकंड लेक्चर आज हम शुरू करेंगे। बेटा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो लेक्चर है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंतहाई इम्पोर्टेंट है। बेटा, रदरफोर्ड एक साइंसदान था, उसने ये मॉडल पेश किया था 1911 में। बेसिकली बेटा इसकी रीज़न किया थी क्यों उसने ये मॉडल पेश किया था। उसने देखा कि एटम में पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो उसने ये सोचा कि ये एटम में जो पॉजिटिव चार्ज होता है और एटम में जो नेगेटिव चार्ज होता है ये किस तरह एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये शेल है, शेल में इलेक्ट्रॉन है जिस पे नेगेटिव चार्ज। तो उसने देखा कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज किस तरह को एग्जिस्ट करते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट ये था बेटा कि उसने एक थिन गोल्ड फाइल लिया जिसकी थिकनेस तकरीबन 0.004 सेंटीमीटर थी और उस थिन गोल्ड फाइल के सामने एक स्क्रीन रख दिया, जिंक सल्फाइड की कोटिंग जिस उस पे हुई थी, और यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया और उसी रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल की बमबारी की थिन गोल्ड फाइल पर। यह स्क्रीन उसने इसलिए लिया था कि जो पार्टिकल इमिट होंगे इस रेडिएशन से उस पार्टिकल की डिटेक्शन करने के लिए, उसको मालूम करने के लिए उसने यहाँ पर एक स्क्रीन रख दिया। तो उसने बेटा इस तरह किया कि अल्फा पार्टिकल की बमबारी की थिन गोल्ड फाइल पर। बेसिकली बेटा अल्फा पार्टिकल क्या चीज है? अल्फा पार्टिकल बेटा ये नेचर में कुछ एलिमेंट होते हैं जो इंतहाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं और वही रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो अल्फा और बीटा पार्टिकल को एमिट करते हैं। उसी अल्फा और बीटा एमिशन के रिजल्ट में वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट खुद बहुत डीजनरेट हो जाते हैं और एक न्यू एलिमेंट हमारे पास बन जाता है जिस का एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा होगा वही हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो उसने यहाँ जो रेडियो एक्टिव सोर्स लिया था वो हमारे पास पोलोनियम था और उसी पोलोनियम रेडियो एक्टिव सोर्स से उसने अल्फा पार्टिकल को बमबार किया इसी थिन गोल्ड फाइल पर। जब उसने अल्फा पार्टिकल की बमबारी की तो उसने देखा कि कुछ पार्टिकल जो है वो सीधे चले गए, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। उसने 3 ऑब्जर्वेशन नोट किए। एक पहला जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि उसने देखा कि अल्फा पार्टिकल जब उसने बमबार किया कि तो उसने देखा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो है वो सीधे चले गए, उसकी डायरेक्शन में कोई तब्दीली नहीं आई। दूसरी ऑब्जर्वेशन जो उसने नोट की, उसने कहा कि जब उसने अल्फा पार्टिकल की बमबारी की तो उसने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो थ्रू द स्मॉल एंगल डिफ्लेक्ट हो गई। और तीसरी ऑब्जर्वेशन उसने ये की, जब उसने अल्फा पार्टिकल की बमबारी की तो तीसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि कुछ पार्टिकल अपने ही रास्ते पर दोबारा चले गए। तो इस ऑब्जर्वेशन से उसने कुछ नतीजा अखज़ किया। वो नतीजा यह था, उसने कहा कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू गोल्ड फाइल विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन। उसने जब देखा कि कोई पार्टिकल, किसी पार्टिकल की जो डायरेक्शन थी वो चेंज नहीं हुई और वो सीधे चले गए, तो उसने देखा कि ये जो पार्टिकल है जो सीधे चले गए हैं, इसने ये नतीजा अखज़ किया कि एटम में जो ज्यादातर जगह है वो खाली है। मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम इज एम्प्टी। दूसरी जो उसने ऑब्जर्वेशन की कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड थ्रू द स्मॉल एंगल बिकॉज एटम कंटेन पॉजिटिव पोर्शन। उसने दूसरी ऑब्जर्वेशन यह की, जब उसने अल्फा पार्टिकल की बमबारी की तो उसने देखा कि कुछ पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हुए स्मॉल एंगल के थ्रू
तो उसने देखा कि ये पार्टिकल इसलिए डिफ्लेक्ट हुए कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर न्यूक्लियस पे, और अल्फा पार्टिकल पे भी डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब पॉजिटिव और पॉजिटिव सेम चार्ज जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जब उसने देखा कि जब उसने अल्फा पार्टिकल की बमबारी की तो उसने देखा जब ये पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए तो उसने कहा कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर, इसी वजह से ये पार्टिकल जो है जब उसके करीब आए तो उसको डिफ्लेक्ट कर दिया। उसने देखा जब अल्फा पार्टिकल की बमबारी हुई तो कुछ पार्टिकल जो है वो बाउंस बैक अपने ओरिजिनल वे पे चले गए, फ्यू पार्टिकल वर बाउंस बैक एट देयर ओरिजिनल वे। तो इससे भी उसने ये बात अखज़ की कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और जैसे ही जो पार्टिकल एटम पे पॉजिटिव चार्ज पे चले गए तो उसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो बाउंस बैक अपनी ओरिजिनल वे पे चले गए। यह तो बेटा उसने ऑब्जर्वेशन की। उसने फिर उसके कुछ मेन पॉइंट्स थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। वो मेन पॉइंट्स ये थे, उसने कहा कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव पोर्शन कॉल्ड न्यूक्लियस। जब उसने ऑब्जर्वेशन की तो उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे उसने कुछ पॉइंट्स बताए। वो पॉइंट्स ये थे, उसने कहा कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव पोर्शन कॉल्ड न्यूक्लियस। उसने कहा कि एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एटम के अंदर कुछ ऐसा पोर्शन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज, और उसी पोर्शन को उसने क्या नाम दिया बेटा? न्यूक्लियस। दूसरा पॉइंट जो था वो ये था कि उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट अराउंड द सन। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एटम है, ये न्यूक्लियस है और ये शेल्स में इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह घूमते हैं। तो उसने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरह शेल्स के इर्द गिर्द घूमते हैं, जिस तरह जो प्लेनेट होता है, सियारे जो होते हैं वो सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं, इसी तरह बिल्कुल इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तीसरी जो पॉइंट थी वो ये थी, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस वुड रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इस तरह इर्द गिर्द इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। इस न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। ये न्यूक्लियस जो है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, तो ये उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस शेल के इर्द गिर्द, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। चौथा जो पॉइंट था वो थे, उसने कहा कि एटम इज न्यूट्रल। उसने कहा कि एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। ये बात उसने इसलिए कहा कि उसने देखा कि एटम पे पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे, और शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, इसी वजह से एटम एज अ होल न्यूट्रल रहता है। बेटा ये उसके कुछ पॉइंट्स थे, ये उसने ऑब्जर्वेशन की, फिर उसने ये पॉइंट्स दिए, और उसने जब ये ऑब्जर्वेशन की तो इसकी नतीजे की बुनियाद पर उसने एक मॉडल प्रपोज किया। वो मॉडल जो था उसको प्लेनेटरी मॉडल नाम दिया गया, प्लेनेटरी मॉडल के नाम से उसको प्रपोज किया। बेटा इसी के बाद उसके कुछ डिफेक्ट्स थे, वो अब हम पढ़ेंगे। बेटा पहला जो डिफेक्ट्स था वो ये था, उसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करते हैं? घूमते हैं। तो उसने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 10 किलोजूल पर मोल। तो जब इसकी एनर्जी फॉर एग्जांपल, तो जब इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली फॉल करता है, न्यूक्लियस में गिर जाता है।
ये उसने ये बात कही थी, हालांकि ये बात गलत है, ये गलत साबित हुई है। दूसरी जो डिफेक्ट्स थी वो ये थी, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है रेडिएट करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है तो ये रेडिएशन को एमिट करते हैं। तो उसने कहा कि ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है, हालांकि ये कौन सा स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है? लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है। बेटा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो होता है, स्पेक्ट्रम बेटा हमारे पास जब हम व्हाइट लाइट को इस प्रिज्म से पास करते हैं तो हमारे पास यहाँ मुख्तलिफ किस्म के जो रेज है वो प्रोड्यूस होते, कलर प्रोड्यूस होते हैं और उसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो उस जब हम यहाँ व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वो होता है जिसमें हम कलर की डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। दो कलर होते हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरह मिक्स होते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि ये वाइट कलर है, ये ब्राउन है, ये ग्रीन है, हमें कलर का पता नहीं चलता। लाइन स्पेक्ट्रम बेटा वो स्पेक्ट्रम होता है कि जिसमें जब हम व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो हमारे पास जो प्रिज्म प्रोड्यूस होता है इसमें इस तरह का डार्क सा कलर होता है दरमियान में, फिर हमारे पास दूसरा कलर, फिर डार्क सा लाइन होता है, फिर हमारे पास, तो हमें फिर आसानी से पता चलता है कि ये कलर है, ये कलर है, ये कलर है। तो ये, और उसकी जो तीसरी जो डिफेक्ट्स थी वो ये थी कि उसने कहा कि ये जो उसने केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी एलिमेंट की, उसको उसने उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं किया था। एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था। ये 3 जो है उसकी डिफेक्ट्स थी। एक उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है तो ये फॉल करता है, जब अल्टीमेटली ये न्यूक्लियस में गिरता है, ये एक उसकी डिफेक्ट्स थी। दूसरी डिफेक्ट्स ये थी, उसने कहा कि जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं तो ये रेज जो है रेडिएशन एमिट करते हैं, और कौन से रेडिएशन? वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। हालांकि ये बात गलत थी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है तो वो हमारे पास जो रेडिएशन जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होते हैं। तीसरी जो उसकी डिफेक्ट थी वो ये थी कि उसने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट को एक्सप्लेन नहीं किया था। बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक, और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इंशाल्लाह ज़रूर आपको जवाब देंगे। थैंक्स, वस्सलाम।